हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 17 का वीडियो आज बनाने जा रहा हूं। ठीक है, काफ़ी दिनों से कंटिन्यू हो पा रहा था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसको मैं कंटिन्यू करके उसको अब ख़त्म करने वाला हूं। ठीक है, एक बात और, थर्ड ईयर बीएससी थर्ड ईयर के बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज़न में हैं, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आप प्लेलिस्ट में जाओगे, मेरे चैनल एमपी सिंह केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट खोलोगे तो प्लेलिस्ट में आप जाओगे, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वीडियो आपको मिलेगा। तो लेक्चर नंबर 12 के बाद लेक्चर नंबर 13, 14, 15, 16 आज 17वां बनेगा। ठीक है, तो 13 से आप बीएससी थर्ड ईयर का भी है, सेकेंड 12th क्लास का तो है ये है, वहाँ से मैं थर्ड ईयर भी उसी सिलेबस में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ाना शुरू वहाँ से कर दिया हूँ और उसमें आपको नोट्स भी मिल रहा है। तो आज से जो वीडियो 13 से जो स्टार्ट है वह इंटरमीडिएट में कम, बीएससी थर्ड ईयर में ज़्यादा। आईआईटी के बच्चों के लिए आजकल टॉपिक ज़्यादा है, बोर्ड वालों के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और थर्ड ईयर वालों के लिए तो खैर क्वेश्चन उठेगा। ठीक है, इससे पहले मैं थोड़ा सा वो करना चाहता हूँ, स्प्लिटिंग पढ़ाया था। स्प्लिटिंग दो प्रकार का, 3 प्रकार का मैंने बताया था। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, फिर क्या बताया था, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग, और फिर क्या बताया था, स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग। याद आ रहा है। और यह T2G था, यह सब T2G और यह क्या था, EG था। इनके बीच का इसको डेल्टा बोलते थे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते थे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते थे ना, बोलो। फिर इस टेट्राहेड्रल में यह ऊपर जाता था, यह नीचे आता था, स्क्वायर प्लेनर में और ज़्यादा होता था। मेरी बात समझ में आ रहा है। तो आज हम लोग को पढ़ना है वह कौन कौन से फैक्टर हैं, पक्का बीएससी थर्ड ईयर में आता है, वह कौन कौन से फैक्टर है जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, अगर ये दिक्कत आपको समझने में हो रहा है तो आप मेरा पीछे का लेक्चर देख सकते हो, क्या होता है नोट्स में भी लिखा है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि वह कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को प्रभावित करते हैं, मतलब फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। समझ में आ रहा है। अब ध्यान दो, बहुत आसान चैप्टर है यार, ये एकदम बिंदास पढ़ने का। थर्ड ईयर वाले स्पेशली आप लोगों के लिए ही है ये सब। तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, क्योंकि बच्चों ने आज इतना मैसेज कर दिया। तो हेडिंग क्या होगा, फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, मतलब डेल्टा। डेल्टा ओ हो जाएगा तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल, डेल्टा टी हो जाएगा तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल, डेल्टा एसपी हो जाएगा तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, अब देखो तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को प्रभावित करते हैं। तो 3 फैक्टर विच अफेक्ट द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, पहला क्या होगा, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, दूसरा होगा नेचर ऑफ लिगांड, और तीसरा होगा ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो 3 फैक्टर हैं जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो बोल सकते हैं आप, नेचर ऑफ लिगांड एंड ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। समझ में आ रहा है। अब ध्यान दो, सिर्फ समझना है, नोट्स आपको मिल जाएगा, लेकिन समझने के लिए आपको वीडियो पूरा से पूरा देखना पड़ेगा। भगा भगा के देखेंगे तो कुछ समझ में आएगा नहीं। ध्यान दो, पहला क्या है, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन।
नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, अब देखो इसमें हम दो प्रकार से समझेंगे। क्या नेचर मतलब, इसमें कैपिटल ए करके लिया, स्मॉल है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन सेंट्रल मेटल आयन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन सेंट्रल मेटल आयन। और दूसरा होगा बी मतलब क्वांटम नंबर n ऑफ d ऑर्बिटल, मतलब ND मतलब 3D 4D 5D, वह n की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। समझो, अभी समझाएंगे। पहला क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। इसमें क्या कहा गया है कि अगर सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की मात्रा ज़्यादा होगी, पूरा देहाती भाषा में समझो, अगर सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर प्लस आयन प्लस चार्ज ज़्यादा होगा, +2 +3 +4, मेरी बात तो +4 ज़्यादा हो गया, तो अगर सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर पॉजिटिविटी ज़्यादा होगी, तो कहने का क्या मतलब होगा कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा या ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा तो यह क्या करेगा, स्प्लिटिंग ज़्यादा करेगा। मतलब डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। ज़्यादा इन द सेंस समझ रहे हो, इनके बीच का यह डिस्टेंस स्प्लिटिंग क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जब यह डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो हम कहेंगे स्प्लिटिंग ज़्यादा हो रही है, और यह डिस्टेंस कम होगा तो कहेंगे स्प्लिटिंग कम हो रही है। यह समस्या अगर हो रही होगी तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमको ये फैक्टर बताना है कि कौन कौन से फैक्टर स्प्लिटिंग ज़्यादा करते हैं, कौन कौन से फैक्टर स्प्लिटिंग कम करते हैं। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर बेटा चार्ज पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो ऑर्बिटलों की स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, जितना ज़्यादा मोर पॉजिटिव चार्ज, अगर मेटल के पास मोर पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, वह लिगांड को मोर पोलराइज्ड, लिगांड को क्या करेगा, लिगांड को बहुत ज़्यादा पोलराइज करेगा। पोलराइज मतलब निगेटिव और पॉजिटिविटी में उसको क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट करेगा। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा लिगांड को मोर पोलराइज करेगा, और जितना ज़्यादा लिगांड पोलराइज्ड होगा उतने तेज़ी से सेंट्रल मेटल एटम की तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और जितने तेज़ी से अट्रैक्ट करेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, स्प्लिटिंग होगा। समझ में आ रहा है। तो पहला फैक्टर क्या है कि सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, मतलब जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, वह लिगांड को उतने ज़्यादा पोलराइज करेगा, और लिगांड जितना ज़्यादा पोलराइज्ड होगा मोर अफेक्टिवली उसकी तरफ क्या होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और जितना ज़्यादा अट्रैक्ट होगा उनके बीच का स्प्लिटिंग क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ में आ गया। जैसे सवाल क्या है, देखो सवाल, एक मिनट, Fe H2O का होल 6 पे 2+, Fe H2O का होल 6 पे 3+। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आप जानते हैं। यहाँ Fe पे क्या होगा, +2 होगा, यहाँ Fe पे +3 होगा। तो अगर पूछा जाए इन दोनों जेम, IIT जेम में बहुत पूछता है, इन दोनों कॉम्प्लेक्स में सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग किस में होगी, तो सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग नंबर 2 में होगी। क्लियर हो रहा है, बोलो, पहचान लोगे। लेकिन अब देखो यहाँ कंडीशन क्या है, सेंट्रल मेटल एटम सेम है, सेंट्रल मेटल एटम सेम है, तो सेम हो गया तो ऑक्सीडेशन नंबर जिसका ज़्यादा हो गया उसमें स्प्लिटिंग भी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। अगर आपको ऐसा सवाल मिल जाए जैसे मानो CO NH3 का होल 6 पे 3+ पहला, और Ni NH3 का होल 6 पे 3+। ठीक है, अब यहाँ कोबाल्ट पे भी क्या है, +3 है, यहाँ निकिल पे भी क्या है, +3। तो आप यहाँ देखो दो कॉम्प्लेक्स आपको दिया गया है, एक CO NH3 का होल 6 पे 3+ है, एक Ni NH3 का होल 6 पे 3+ है। यहाँ दोनों कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम क्या है, डिफरेंट है। सेंट्रल मेटल एटम क्या है, डिफरेंट है, लेकिन यहाँ H2O भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्या आपको यहाँ देखना है, दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सेम है। तो इस कंडीशन में जहाँ पर
सेंट्रल मेटल एटम या आयन डिफरेंट हो लेकिन उन पर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो, तो इस कंडीशन में स्प्लिटिंग उस कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा होगी जहां सेंट्रल मेटल आयन का एटॉमिक नंबर कम होगा। समझ में आ रहा है? तो यहां कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, निकिल का एटॉमिक नंबर 28। तो जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसमें स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, मतलब फर्स्ट में ज़्यादा होगी, सेकंड में कम होगी। समझ में आ रहा है? अगर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो नो प्रॉब्लम, जिसमें ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वह ज़्यादा स्प्लिटिंग शो करेगा। लेकिन अगर आपको ऐसा कंडीशन मिल जाता है कि सेंट्रल मेटल आयन डिफरेंट हो और ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो, तो उस कंडीशन में जिसका रियली मिलेगा, जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसमें स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। समझ में आ रहा है? तो पहला फैक्टर था जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतने ज़्यादा स्प्लिटिंग, और जिसका एटॉमिक नंबर कम जिस सेंट्रल मेटल एटम का उसमें उतने ज़्यादा स्प्लिटिंग। ठीक है, कपड़ा कहाँ गया? दूसरा देखो, दूसरा क्या दे रहा है कि क्वांटम नंबर ऑफ एन एंड डी ऑर्बिटल। समझो थोड़ा सा, बड़ा अच्छा टॉपिक है ये। जैसे मान लो मैं थोड़ा इसको मिटा दिया जाए, कोऑर्डिनेशन इतना मस्त चैप्टर है, मैं क्या बताऊं। ये सब आईआईटी वाईटी इतना बढ़िया पूछता है कि अगर बच्चा थोड़ा सा भी चैनल देख ले बढ़िया से तो कहीं बाहर कोचिंग फोचिंग की जरूरत नहीं। अरे देखो मिटा दिया, इसी भी यही लिख दे रहा हूँ फिर। ठीक है, बी है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर एन ऑफ डी सबसेल या डी ऑर्बिटल। ठीक है, ध्यान देना जरा सा, मैं कॉम्प्लेक्स तुमको दे रहा हूं, समझो थोड़ा का। CO NH3 का होल 6 पे 3+ RH NH3 का होल 6 पे 3+ और IR इरिडियम ले लो, NH3 का होल 6 पे 3+। 3 कॉम्प्लेक्स बेटा दिया गया है, समझाने के लिए पहले कॉम्प्लेक्स से समझा रहा हूँ। ठीक है, अब पूछा जाए इसमें स्प्लिटिंग किसमें सबसे ज़्यादा होगी। स्प्लिटिंग की वैल्यू मैं एक नोट्स में दिया हूँ। ठीक है, 34,000 सेंटीमीटर, मतलब उनका डिस्टेंस सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर यूनिवर्स 1800, मतलब यहाँ पे डेल्टा मैग्नीट्यूड मैं सबका लिख दिया हूँ वैल्यू। तो वैल्यू मुझे यहाँ रटना नहीं है, आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो मुझे भी उतना याद नहीं, लेकिन समझिए आप लोग, मतलब जिसका स्प्लिटिंग ज़्यादा होगा उसका डेल्टा का मैग्नीट्यूड वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3, यहाँ पे +3, यहाँ पे +3। तो ऑक्सीडेशन जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका लिखोगे तो इनका आएगा 3d6, कोबाल्ट +3 का लिख के देख लेना। इनका आएगा 4d6, इनका आएगा 5d6। यहाँ n = क्या है 3, यहाँ n = क्या है 4, यहाँ n = क्या है 5। ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन आ जा रहा है कि सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d, 4d और 5d। ठीक है, 6d तो मुश्किल है। तो अगर 3d और 4d में आप तुलना कर रहे हो, 3d और 4d में तुलना कर रहे हो, तो जिस सेंट्रल मेटल आयन का 4d इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, मेरी बात समझिएगा, अगर आप 3d और 4d की तुलना कर रहे हो तो जिस सेंट्रल मेटल आयन का 4d इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसमें स्प्लिटिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसमें स्प्लिटिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक उसी प्रकार जब 4d और 5d में आप तुलना कर रहे हो तो जिस सेंट्रल मेटल आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5d होगा उसमें स्प्लिटिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब 3d और 4d में किसका ज़्यादा होगा, 4d का, और 4d और 5d में किसका ज़्यादा होगा, 5d का। ठीक है, 30 से 50% ज़्यादा होता है। कारण समझो, अगर 3d और 4d की तुलना किया जाए तो 4d का साइज़ क्या होगा, अरे यार इसका साइज़ बड़ा होगा ना। 3d और 4d की तुलना किया जाए तो 4d
4D वाले सेंटर में एटम का साइज बड़ा होगा, तो जब साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब इसमें शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगा। जब शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगा तो इसकी तरफ लिगांड बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा इसके न्यूक्लियस के द्वारा। नहीं समझ में आ रहा? 3D और 4D में तुलना किया जाए तो इसका 3D हो गया, इसका 4D हो गया। तो भैया जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका 4D, इसका साइज बड़ा होगा। तो जब इसका बेटा साइज बड़ा होगा तो इनके इलेक्ट्रॉनों के बीच का गैप ज़्यादा होगा। साइज बड़ा होने से शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। आप वैसे फर्स्ट ईयर या 11th क्लास में पढ़े होंगे। साइज बड़ा होने से शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, पुअर होता है। तो जब पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा तो न्यूक्लियस साफ साफ लिगांड को दिखाई देगा और लिगांड खट से आकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और जितना तेज अट्रैक्ट होगा उतने ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी। तो 3D, 4D और 5D में सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग किस में होगी, 5D वाले में। तो अगर तुलना किया जाए तो सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग तीसरे में, फिर दूसरे में, फिर पहले में। पहचान लोगे? ठीक है। बी देखो, दूसरा नेचर ऑफ लिगांड। लिगांड का क्या नेचर है? लिगांड सेंटीमीटर की तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने के बाद जो उसका डीजेनरेट ऑर्बिटल होता है उसी को क्या करता है, स्प्लिट करता है दो पार्ट में। बोलो, एक T2G होता है, एक EG होता है। तो जो लिगांड जितना ज़्यादा स्प्लिटिंग करेगा, जितना ज़्यादा स्प्लिटिंग करेगा उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग फिल लिगांड। क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग फिल लिगांड। और जो लिगांड स्प्लिटिंग कम करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, वीक फिल लिगांड। क्या बोलेंगे, वीक फिल लिगांड। मतलब दोज लिगांड विच स्प्लिटिंग मोर, जो जितना ज़्यादा स्प्लिटिंग करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग फिल लिगांड। और जो स्प्लिटिंग वीक करेगा उसको कम करेगा उसको क्या बोलेंगे, वीक फिल लिगांड। तो लिगांडों को उनके स्प्लिटिंग के आधार पर एक सीरीज बनाई गई है, कौन ज़्यादा स्प्लिटिंग कर रहा है और कम। मतलब स्प्लिटिंग, लिगांडों के स्प्लिटिंग टेंडेंसी के आधार पर एक सीरीज बनाई गई है बढ़ते हुए क्रम में। उस सीरीज को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यह बोर्ड में भी पूछता है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो, I माइनस BR माइनस CL माइनस F माइनस OH माइनस और ऑक्सलेट माइनस 2 माइनस H2O, फिर अमोनिया, फिर EN, फिर NO2 माइनस, फिर CN माइनस, फिर CO। तो इसको अरेंज किया गया है, स्प्लिटिंग कौन सबसे ज़्यादा करेगा। तो सबसे ज़्यादा यह करेगा और सबसे कम यह करेगा। ठीक है। अब देखो, एक बार मतलब आई, एक बार सचिन, सी मतलब क्लास, इससे मतलब फरार। एक बार सचिन क्लास से फरार, और मतलब हाइड्रोक्साइड, और ऑक्सलेट का पानी से प्यार। समझ में आ रहा है? एक बार सचिन क्लास से फरार, निकल गया, और मतलब हाइड्रोक्साइड, ऑक्सलेट का पानी से प्यार। ठीक है। इतना जो लाइन है यह सब कहलाएंगे वीक फिल लिगांड। याद करने का तरीका है, क्या कहलाएंगे, वीक फिल लिगांड। एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्सलेट का पानी से प्यार, तो ये क्या कहलाएंगे, वीक फिल लिगांड। और उसके बाद अमोनिया नाचते, यहाँ नाचते, इसको अमोनिया एक नाचते कनाडा कोलंबो पहुंचा। अमोनिया एक नाचते कनाडा कोलंबो पहुंचा, समझ लीजिए। ठीक है। जब यह वाला सिस्टम होगा, मतलब इतना जब कविता होगी तो यह कविता क्या कहलाएगी, स्ट्रॉन्ग फिल लिगांड। ए और अमोनिया, नॉट
अमोनिया एक मतलब ई एक नाचते NO2 माइनस कनाडा कोलंबो पहुंचा, ये क्या कहलाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड। और इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्लियर हो रहा है। तो जो लिगांड ज़्यादा स्प्लिटिंग करता है उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड कहते हैं, और जो लिगांड कम स्प्लिटिंग करता है उसको हम क्या कहते हैं वीक फील्ड लिगांड। ठीक है, अब देखो अगला है तीसरा है ना ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो स्क्वायर प्लेनर, फिर क्या है ऑक्टाहेड्रल, फिर क्या है टेट्राहेड्रल। तो स्क्वायर प्लेन में ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी, फिर ऑक्टाहेड्रल में, फिर टेट्राहेड्रल में। इसको समझने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो में जाना पड़ेगा, क्यों इसमें ज़्यादा हो रहा है क्यों इसमें कम हो रहा है। ठीक है, काफ़ी डिटेल समझाया हूँ। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी उसमें ज़्यादा होगा, ये तो पहचान लोगे ना हाइब्रिडाइजेशन से। जो ऑक्टाहेड्रल होगा उसमें थोड़ा कम होगा, सबसे कम किस में होगा टेट्राहेड्रल में। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा, आगे फिर कंटिन्यू मैं 1-2 दिन में कर दूंगा। निश्चिंत रहिए, यूट्यूब पे आपका पूरा सिलेबस मैं समाप्त करने का प्रयास 100% करूंगा। लेकिन आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ MP सिंह केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जिससे लोगों का हेल्प हो सके और मैं भी इनकरेज हो सकूँ कि मैं बढ़िया कर रहा हूँ, जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।